Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams and powered by Gate Academy। इस सेशन में हर बार की तरह लेके आया हूं आज फिर से एक नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल। तो चलिए देखते हैं कि ये वैकेंसी आ रही है किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और इनकी तरफ से वैकेंसी आई हुई है दो अलग अलग तरीके की। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों का अलग अलग वीडियो है। ये जो पर्टिकुलर सेशन है जिसमें मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, इस सेशन में अभी हम बात करेंगे अबाउट द RRVUNL की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट। ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं पूरा डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो RRVUNL ने निकाला हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट इंजीनियर इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान। तो स्टेट पावर कंपनीज बोलने का मतलब है ये एक एसोसिएशन है, एक 5 पावर कंपनीज का एक एसोसिएशन है फॉर द राजस्थान स्टेट, जो कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन ये सारा कुछ होल्ड करती है। ठीक है, इन कंपनीज का नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे RVUN, RVPN, JVVN है ना, जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हो गया, और AVVN। तो ये 5 कंपनीज का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इनको मिला के जो बना हुआ है अपना एक कंप्लीट जो RVUNL है, उसकी वैकेंसी आई हुई है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट। इसी के साथ जूनियर इंजीनियर की भी वैकेंसी आई है, जो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस होगा अलग से। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो ये इनका रीजन बताया हुआ है साथ ही साथ कि देखो किस किस एरिया को ये कवर करते हैं, किस सेक्टर में है। तो आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो प्लेसमेंट है, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो किस एरिया में एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, वर्क एरिया आपका क्या रहेगा। तो देखते हैं ये वैकेंसी में और क्या दिया हुआ है। डिटेल ऑफ वैकेंसी क्या है, तो देखिए वैकेंसी में सबसे पहले मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रिकल के लिए क्या डिटेल है। इलेक्ट्रिकल के लिए जो डिटेल्स है, तो टोटल RVUN में है 6 पोस्ट, और JVVN जो है जयपुर जो विद्युत वितरण कंपनी जो है निगम, उसकी जो पोस्ट आई है टोटल वो है 10। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए ये 16 जो वैकेंसीज है वो इंक्लूडिंग बैकलॉग साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप इसके बाइफर्केशन देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें क्या क्या डिवीजन है, कितने पोस्ट हैं, वो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, यही एग्जैक्ट टेबल मैं आपके लिए दिखाऊंगा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल, असिस्टेंट इंजीनियरिंग फॉर मैकेनिकल। मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी आई हुई काफी ठीक भी है। पोस्ट की मैं नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूं कि इस सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे तो यहां पर अगेन बीइंग अ A लेवल पोस्ट, लेकिन वहां पर इंटरव्यू का प्रोविजन फिर से नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इंटरव्यू का प्रोविजन नहीं, आपको रिटन एग्जाम ही क्लियर करना है। ऐसा यूजुअली JEE के एग्जाम में ही बस होता है, लेकिन यहाँ पर AE के एग्जाम में भी ऐसा रखा हुआ है। तो थोड़ा सा एक ईजी हुआ है प्रोसेस। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे कि मैकेनिकल में जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है वो है टोटल 6, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस कैटेगरी के आधार पर। वैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एज वेल, RVPN में यहाँ पर इनको RVPN डिपार्टमेंट की तरफ से आई हुई है, जो कि टोटल 3 ही है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या तो फिर से कम है, कंपैरेटिवली कम है। बट ठीक है, AE लेवल के पोस्ट में हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, तो ठीक है, उस अकॉर्डिंग भले कम है बट अप्लाई करना है, वो तो वर्क करना है हमको उसके लिए, है ना। तो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए जो पोस्ट आई हुई है वो RVUN की तरफ से 4 पोस्ट आई है, और RVPN की तरफ से 5, यानी टोटल 9 पोस्ट आई है फॉर कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन। और वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पोस्ट आई हुई है टोटल 4, जिसमें से RVUN से 3 वैकेंसी निकली हुई है, और AVVN से 1 वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। ठीक है, और ये इनका बेसिक बाइफर्केशन आप देख सकते हैं यहाँ से। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए भी है, लेकिन एक ही पोस्ट आया हुआ है, एक ही वैकेंसी आया हुआ है RVUN की तरफ से। ठीक है, एक कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, देखिए आप सेकंड पॉइंट को रीड कर सकते हैं। कॉमन कॉम्पिटिटिव पॉइंट होगा, एग्जामिनेशन होगा, जहां पर कि हर पोस्ट के हिसाब से, हर डिसिप्लिन के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट आपके पेपर में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। और रेम्यूनरेशन एंड सैलरी, ये समझ लेते हैं इस पॉइंट को। इनिशियली जब आप सेलेक्ट होते हैं इसमें, जब आप अपना रिटर्न जब क्लियर करके जब फाइनल इसमें जब सेलेक्ट होंगे, तो आप 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। इस ट्रेनिंग पीरियड के ड्यूरेशन में आपकी जो रेम्यूनरेशन रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी 39,300 पर मंथ की। ठीक है, लेकिन एक बार जब आप कमीशन्ड हो जाते हैं, एक बार जब आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और आप जब फाइनल अपने पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो लेवल 14 के पे मैट्रिक्स पे आपको रखा जाएगा, और आपकी सैलरी जो है वो 56,100 से पर मंथ से स्टार्टिंग रहेगी। ठीक है, तो एज पर द गिवन रूल्स जो हैं वो रहेंगे। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा हुआ है, आपके रेलेवेंट ब्रांच में 4 इयर्स की कंप्लीट आपकी डिग्री मांगा हुआ है। ठीक है, जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो 4 ईयर का फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इनको चाहिए इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में जो यहां पर बोर्ड पर मेंशन्ड है। ठीक है, सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी, सिविल के लिए भी, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी, और IT के लिए भी।
एंड फायर एंड सेफ्टी एज वेल। आफ्टर दैट अब बारी है लैंग्वेज की। जैसे अदर स्टेट का जब भी कुछ निकलता है तो हमेशा उस स्टेट की जो लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग कुछ उसका वेटेज होता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि उतना कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रखा हुआ है हार्ड एंड फास्ट। लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट पोजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। केवल आपको नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर मांगा हुआ है, आपको ऐसा कहीं पे हार्ड एंड फास्ट नहीं बोला हुआ है कि आपको उस राजस्थानी लैंग्वेज का रिटन या ग्रामर या इस टाइप का ऐसा कुछ पता हो। आपको बेसिकली हिंदी का जो है वो स्क्रिप्ट जो है प्रॉपर वो आपको पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और राजस्थानी कल्चर का बेसिक नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड है। तो ये एक काफी अच्छी फेवरेबल कंडीशन भी होगी अदर स्टेट से जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। देखिए अब कई बच्चे जो पूछते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हैं या फाइनल ईयर के हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो उनके लिए सेकंड पॉइंट में आंसर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर या एग्जामिनेशन ऑफ द अफोरसेड रिक्विजिट educational qualification are also eligible to apply for the post, but he or she will have to submit the proof of having acquired the requisite educational qualification at the time fixed for the document verification। सीधी सी बात है, डीवी से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपके पास आपकी डिग्री या आपके सर्टिफिकेट जो है वो अगर आ सकते हैं तो इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी फिलहाल आपने अपना फाइनल ईयर का एग्जाम दिलाया है और आपके पास रिजल्ट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप फाइनल ईयर में आपका चल रहा है अभी एग्जाम या फाइनल ईयर आपका ऑन गोइंग है तो भी इन दैट केस यू कैन अप्लाई। बस इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा आपके पास देखिए फिजिकल फिटनेस का भी एक क्राइटेरिया है। फिजिकल फिटनेस को भी ये लोग ध्यान में रखेंगे फॉर द ए लेवल पोस्ट। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो 21 से लेकर 40 साल तक का तो इनका फिक्स्ड एज लिमिट अलाउ करते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग जो सेक्टर्स हैं इनके अलग अलग जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी जो हैं तो उनकी अलग अलग कुछ क्राइटेरिया है फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांच वाइज इंजीनियर्स। तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आरवीयूएन और जेवीवीएन की तरफ से जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम है 42 इयर्स के, ठीक है। वैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आरवीयूएन की क्राइटेरिया है 42 इयर्स और फॉर असिस्टेंट इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन आरवीयूएन और आरवीपीएन की क्राइटेरिया 43 इयर्स की है, ठीक है। तो ये अलाउ कर रहे हैं। फायर एंड सेफ्टी के लिए भी 43 इयर्स की आरवीयूएन की तरफ से और सिविल के लिए भी आरवीपीएन की तरफ से 43 इयर्स की क्राइटेरिया अलाउ है, एज की जो लिमिट है वो अलाउड है, ठीक है। फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आरवीयूएन और एवीवीएन की तरफ से 42 एंड 43 इयर्स इज अलाउड। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग एज रिलैक्सेशन यहां पर मेंशन्ड है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की रिजर्वेशंस की क्राइटेरिया पूरी दी हुई है। आप चाहें तो इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन का लिंक मैं भेज देता हूं, आप उस लिंक को क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके और डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मेन मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं पहले। देखिए प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है और एप्लीकेशन फीस जो है इसको डिपॉजिट करने का क्या तरीका है। सिंपल सी बात है, 24 फरवरी 2021 से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये क्लोज हो जाएगा 16 मार्च 2021 को, यानी 24 फरवरी से 16 मार्च तक का ड्यूरेशन है आपके पास जिसमें कि आप ऑनलाइन फॉर्म इसका फिलअप करेंगे, ठीक है। कहां पर फिलअप करना है, ये 6 वेबसाइट्स आपको गिवन है, ये 6 वेबसाइट्स आपको गिवन है। इनमें से किसी पर भी जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं और फॉर्म का जो फी है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसका डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर, उसको आप प्रॉपर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर फॉर्म में अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट है तो कैंसिलेशन का एक वजह ये हो सकता है, ठीक है। और ये हैंड रिटन फॉर्म में कुछ आपको लिख के सबमिट करना है, हैंड रिटन वे में होना चाहिए, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको ये दिया हुआ है कंडीशन, इसको बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। अब जो एप्लीकेशन फी है, एप्लीकेशन फी जो है थोड़ी सी ज्यादा है बट ठीक है, देखते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख या अबव है तो इन दैट केस 1600 है, 1600 रुपए है इंक्लूडिंग जीएसटी आपकी एप्लीकेशन फी। और अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस इफ एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली इज लेस देन 2.5 लाख देन जो फॉर्म आप जो फिलअप करेंगे उसका जो फॉर्म चार्ज है दैट इज 1400 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी अगेन। तो ये फिलअप करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर कैटेगरी वाइज भी आपको जो दिया हुआ है उसका डिफरेंस वो आप देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ फी का मेथड दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
देखिए गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ द फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये 4 चीजें आपको अपलोड करनी है। ठीक है, आपका फोटोग्राफ रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, जो आपका जो थंब इंप्रेशन है, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना होगा उसको, और इनको अपलोड करना है। उसकी गाइडलाइंस भी गिवन है आपको। ठीक है, जैसे फोटोग्राफ इमेज की गाइडलाइन आपको गिवन है, सिग्नेचर इमेज की गाइडलाइन गिवन है, स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये सब प्रॉपर आपको गिवन है। इसको एक बार रीड करना जरूरी है। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड राइट हैंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैसे अपलोड करना है इसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। इसको डेफिनेटली आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर्म फिलअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आफ्टर दैट जब कॉल लेटर आएगा, आपको कैसे कॉल लेटर डाउनलोड करना है, यानी कि देखिए इसके नोटिफिकेशन में कंप्लीट सारी की सारी चीजें गिवन है। ठीक है, देन इसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो किस तरीके से होगा, आपका जो आपके पास जो एडमिट कार्ड होगा, जो हॉल टिकट होगा, उससे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मिलाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट। अब चूंकि जैसा मैंने बताया यहां पर कि इंटरव्यू का प्रोविजन नहीं है फॉर द ए लेवल एग्जाम, तो इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन आपका एंटायरली बेस कर रहा है किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर अगर बेस कर रहा है तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो सीबीटी हो रहा है, जो कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, जो सीबीटी है आपका, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड शैल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो पेपर जो होगा वो 2 पार्ट कंटेन करेगा। फर्स्ट पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो 2 घंटे का पेपर रहेगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। दोनों की जो मार्क्स की वेटेज है वो 60-40 के रेशियो पे रहेगी। ठीक है, पार्ट ए का वेटेज जो है दैट विल बी ऑफ 60%। पार्ट ए जो है दैट विल होल्ड 60% वेटेज, इसको ध्यान रखना आप लोग। और पार्ट बी जो है वो 40% वेट। पार्ट ए किस में डील करेगा, एक स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि आपकी डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग के, आप जिस भी रेलेवेंट आपकी जो स्ट्रीम है, आप जिस भी ब्रांच को बिलोंग करते हैं, आपकी उस ब्रांच से रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 60% का वेटेज होल्ड करेंगे पूरे एंटायर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में। और पार्ट बी जो होगा वो इन कैटेगरीज में डिवाइडेड होगा। पार्ट बी जो है उनके अंदर जैसे कि रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी होगा, मैथमेटिक्स होगा, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, जीएस का पोर्शन, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल, इसको मिला के बनेगा आपका 40 मार्क्स का पेपर का वेटेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब रीजनिंग वगैरह में भी क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके का होना चाहिए, ये इसमें अलग से आउटलाइंड है, अलग से गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग हो गया। मैथमेटिक्स में क्या हो गया, क्लास 12th के लेवल का मैथमेटिक्स, यानी इंजीनियरिंग तक के लेवल का भी मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहा है। ठीक है, जस्ट क्लास 12th के लेवल तक का मैथमेटिक्स पूछ रहा है। जनरल साइंस हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, इंक्लूडिंग द इशू ऑफ स्टेट राजस्थान। ऑब्वियस थिंग है, राजस्थान का अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वहां का तो करंट अफेयर्स का पूछेगा ही पूछेगा ना। ठीक है, तो ये कंडीशन। जनरल हिंदी, हिंदी ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लास 10th के लेवल का। जनरल इंग्लिश जो है वो इंग्लिश ग्रामर एंड लैंग्वेज क्लास 10th के लेवल का। तो इंग्लिश और हिंदी में तो 10th के लेवल का आपको पूछेगा। मैथमेटिक्स जो है वो 12th स्टैंडर्ड के लेवल का पूछेगा। तो डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि द क्वेश्चन पेपर्स एक्सेप्ट हिंदी जनरल ऑफ पार्ट बी शैल बी इन इंग्लिश, यानी इस बी पार्ट में, इसको छोड़कर, इस बी पार्ट में ना, ये हिंदी जनरल वाले पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ये सब जो हैं ये सब इंग्लिश में होंगे, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे सब पेपर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था एग्जामिनेशन पैटर्न। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी इसमें। साफ मेंशन्ड है, देयर शैल बी नो इंटरव्यू, देयर शैल बी नो इंटरव्यू, क्लियरली स्टेटेड है इसके अंदर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.25 का नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही। सिलेक्शन के हिसाब से आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बोला हुआ है बेयर मिनिमम, वो है कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स का 30% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल में से, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका कम से कम 20% मार्क्स जो है वो डिजायरेबल रहेगा। लेकिन मेरिट लिस्ट में आप जब रहेंगे, ओनली इन दैट केस आपकी सिलेक्शन जो है वो अश्योर्ड होती है। क्लियर है? देन आफ्टर वाइज वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी पूरा प्रोसेस दिया हुआ है इसके अंदर। और इसी के साथ जो अदर इंस्ट्रक्शंस का जो पार्ट है उसको एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट लिंक जो ओपन होगी ऑनलाइन सबमिशन के लिए, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए, वो 24 फरवरी से शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट जो है आपका वो 16 मार्च का है। ठीक है, कोई भी कंडीशन में आप हेल्पलाइन नंबर का यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी। आई होप कि आपको ये डिटेल प्रॉपर समझ आया होगा और आपके ये काम की वैकेंसी निकलेगी जरूर। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही किसी नई वैकेंसी के साथ मिलता हूं आपसे किसी अगले सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।